हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइज मैं लेकर आ गई हूँ आपके लिए तो फॉक्सी समर का सेकंड एपिसोड, जो देखने में और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। अगर आपने अभी तक इसका फर्स्ट एपिसोड नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन पे दिया गया है, आप जाके वहाँ देख सकते हैं। हमने पिछले एपिसोड में ये देखा था, जिन्हों ने बिना सोचे समझे हान कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर देता है। तब उसकी ग्रैंड मदर और चैनजी उस पर बहुत गुस्सा होते हैं और उसकी ग्रैंड मदर कहती है, तुमने किसी से बिना पूछे कैसे कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकते हो, थोड़ा तो अपना ब्रेन यूज करा करो, हमेशा उस लड़की के बारे में सोच सोच कर पी के देवदास बने रहते हो। तभी चैनजी बोलता है, तुमने ये कॉन्ट्रैक्ट साइन पर्सनली किया है, अब इसे तुम ही संभालोगे। तभी जीनियो बहुत ही घबरा जाता है और ये कहता है, नहीं ये मैं नहीं कर सकता, मुझसे ये काम नहीं होगा, ना ही मुझसे इनमें कोई इंटरेस्ट है। तभी ग्रैंड मदर कहती है, तुम ऑफिस नहीं जाओगे तो सीखोगे कैसे, कल से तुम्हें रोज ऑफिस जाना पड़ेगा। तभी जीनियो का मुंह बन जाता है। नेक्स्ट सीन में जुनान को दिखाया जाता है, जिसे सभी सैमसंग कंपनी कॉन्ट्रैक्ट मिलने पर सब बधाई दे रहे होते हैं। वो बहुत ही काफी ज्यादा खुश होती है और वो सबकी अब बॉस बन गई थी क्योंकि उसे प्रमोशन मिल गया था। सीन शिफ्ट होता है चैनजी के ऑफिस में, जहाँ एक कॉन्फ्रेंस मीटिंग चल रही होती है जिसमें जीनियो भी शामिल होता है, बट वो इसमें इंटरेस्ट ना होकर बैठकर वीडियो गेम खेल रहा होता है और तब उसे सब घूरने लगते हैं। दूसरी तरफ जुडान को दिखाया जाता है, जो हान कंपनी में डिजाइनर की पोस्ट में होती है। वो काफी दिक्कत होती है उसको, क्योंकि उसकी जगह यांशु को अपॉइंट कर लिया जाता है डिजाइनर की पोस्ट में, जिससे वो काफी चिढ़ जाती है और वो अनसिक्योर महसूस करती है। तभी यांशु लंगड़ाते लंगड़ाते ऑफिस आती है क्योंकि उसके पैरों में चोट लगी थी। तभी जुनान उसे सुनाती है, ये तुम्हारा घर नहीं, ये ऑफिस है, तुम्हारा यहाँ कोई मन मर्जी नहीं चलेगा, जब मन चाहोगे तब आओगे, जब मन चाहोगे तब छुट्टी पे रहोगी। जुनान यांशु से लीव एप्लीकेशन मांगती है कि तुम अगर छुट्टी पे हो तो लीव एप्लीकेशन दिखाओ। तभी यांशु कहती है, मैंने अंकल से कहा था और उन्होंने मुझे जब तक ठीक न हो जाऊं तब तक ऑफिस नहीं आने के लिए बोला। जुनान कहती है, तुम्हें देखकर तो नहीं लगता तुम बीमार हो, तुम नाटक कर रही हो बीमार होने का। और कहती है, इस कंपनी की डिजाइनर तुम हो, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता तुम ठीक हो या नहीं। नेक्स्ट वीक हमारे कंपनी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट है, जो मुझे बिल्कुल भी उसमें गलती नहीं चाहिए और सारे डिजाइन मुझे टाइम पर चाहिए। यांशु कहती है, मैंने अपने पहले ही सारे डिजाइन रेडी कर लिए और मैं सैंपल टाइम से सबमिट कर दूंगी, तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं। तभी उनकी सारी बातें जुडान छुपके से सुन रही होती है। सीन शिफ्ट होता है सैमसंग कंपनी की तरफ, जहाँ न्यू डिजाइनर के इंटरव्यू चल रहे होते हैं। वहाँ जुडान अपना इंटरव्यू देने जाती है। जब उससे पूछते हैं, तुम यहाँ क्यों काम करना चाहती हो, तुम तो ऑलरेडी हान कॉर्पोरेशन में काम कर चुकी हो। तो जुडान कहती है, हर डिजाइनर का एक सपना होता है कि वो एक अच्छी कंपनी और बड़ी कंपनी उसे काम मिले। उसे फील होता है कि मेरी बात से कोई बात नहीं बन रही। वो अपने फोन में यांशु के बनाए डिजाइन को दिखाती है, जो उसने उसके कैबिन से चोरी किए होते हैं, और कहती है, ये कुछ मेरे डिजाइन है, कंपनी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो नेक्स्ट मंथ वो लॉन्च करने वाला है, और कहती है इसे सीक्रेट ही रखना। इसी बेस पर जुडान को सेलेक्ट कर लेते हैं। दिखाया जाता है दोनों कंपनी एक ही डिजाइन को बनाने के लिए जोरों शोरों से लग जाते हैं। यांशु को पता नहीं होता कि उसके साथ आगे बहुत बुरा होने वाला है। इवेंट में यांशु और चैनजी एक दूसरे से आपस में टकरा जाते हैं और चैनजी का मैनेजर तभी उसे साफ करने लगता है, सैनिटाइज करने लगता है। उसको देख के ऐसा फील होता है कि सारे कोविड के प्रोटोकॉल्स उसी ने ही फॉलो किए हैं। कहती है, पता नहीं कहां से आके टक्कर मार देते हैं, बिल्कुल भी तमीज नाम की कोई चीज ही नहीं है और सॉरी भी नहीं कहते। चैनजी यांशु को देखकर उसे पहचान लेता है और ये तो वही लड़की है जो उस दिन गाड़ी से टकरा गई थी, और उससे पूछता है, तुम तो गूंगी बहरी हो तो कैसे बोल रही हो। यांशु कहती है, तुमने मुझसे बोलते नहीं सुना इसलिए तुम्हें ऐसा लग रहा है। जी कहता है, तुम गूंगे बहरे होने का नाटक क्यों कर रही थी, और तुमने चालाकी से हॉस्पिटल के लिए पैसे भी लिए, तुम्हें एक नंबर की झूठी हो, तुमने ये सब मुझसे पैसे लूटने के लिए, तुम्हें शर्म नहीं आई मुझसे लेते हुए। यांशी कहती है, वेट 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 लिसन, ये तुम्हारी गलत फहमी है, मैंने पैसे मांगे नहीं, तुमने अपने आप दिए थे और मेरे पैर में चोट भी लगी थी इसलिए मैंने पैसे लिए थे। उसे यांशी थोड़ा मुंह बना के पागल कहीं कर बोल के चली जाती है। देन चैनजी उसके चाल ढाल बोल बर्ताव यांशु को देख के पहचान जाता है और मन ही मन में ये सोचता है, ये तो वही लड़की है जो रेस्टोरेंट में झूठ बोल रही थी और मुझे बिल्कुल परेशान कर दिया था। ये सब सोचकर मीटिंग से चला जाता है ताकि वो यांशु से पूछ सके कि तुम वही थी। भी अचानक से चैनजी की नजर यांशु के बनाए डिजाइन पर जाती है, जो कि हूबहू जुडान के बनाए डिजाइन से मिलता था, और उसको देखकर शॉक्ड हो जाता है और चैनजी डिजाइनर को बुलाने के लिए बोलता है। देन यांशु वहाँ आती है और चैनजी को देखकर कहती है, तुम फिर से मिल गए, तुम्हें कोई प्रॉब्लम है। देन चैनजी कहता है, तुम कैफे में भी तुम ही थी ना जो भेज बदल कर आई थी, तुम एक नंबर की चीटर हो और तुम्हारी हर बात की बुनियाद झूठ से शुरू होती है। यांशु कहती है, आखिरकार तुमने मुझे पहचान ही लिया, तुम्हारे ब्रेन को तो मानना ही पड़ेगा। देन सेल गर्ल कहती है, इसकी डिजाइनर यांशु है। चैनजी शॉक होकर कहता है,
फैशन डिजाइनर, तुम्हें झूठ बोलने के अलावा ये भी काम आता है। देन चैंजी कहता है ये तो हमारे डिजाइन से बिल्कुल कॉपी किया है तुमने। तभी यांशु गुस्से में कहती है अपनी जुबान बंद करो, ये मेरा डिजाइन है, मुझे किसी का डिजाइन कॉपी करने की कोई जरूरत नहीं पड़ती। तभी जुडॉन वहां आ जाती है और डिजाइन को देखकर ऐसे रिएक्ट करती है, ऐसे एक्टिंग करती है कि उसने नहीं यांशु ने कॉपी किया हो, और कहती है ये डिजाइन तो मेरा है, ये कैसे तुम कॉपी कर सकती हो। यांशु को बहुत बड़ा शॉक लगता है क्योंकि उसका डिजाइन और जुडॉन का डिजाइन बिल्कुल सेम होता है, और वो शॉक में कहती है ये तुम्हारा डिजाइन है। जुडॉन इतरा के बोलती है ये मेरा डिजाइन को तुमने कॉपी करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आई, और यांशु को सबके सामने बहुत बेइज्जती करती है। चैंजी भी उसकी बातों का बिलीव नहीं करता क्योंकि यांशु चैंजी को शुरू से ही झूठ बोलती आई, जिससे चैंजी समझता है कि अभी भी वो झूठ बोल रही होगी। तभी उस डिजाइन को देखकर मीडिया वाले सब यांशु से सवाल जवाब पूछने लगते हैं और उस पर एक बड़ी कंट्रोवर्सी करने लगते हैं। वहाँ जुनियान भी आ जाती है। जब उसे इस बारे में पता चलता है तो उसे तो मौका मिल जाता है वो यांशु को कंपनी से निकाल सके, इसलिए अपनी कंपनी का रेपुटेशन का हवाला देते हुए कहती है मैं अपनी बहन के लिए अपनी कंपनी की इमेज खराब नहीं कर सकती, और इसने ये डिजाइन कॉपी किया है इसलिए मैं इसे जॉब से निकाल रही हूँ। ये सब सुनकर अब मीडिया वाले और डरावने रूप से यांशु पे हावी हो जाते हैं। तभी जिन्यू यांशु को देखकर वहाँ से ले जाता है एंड उससे पूछता है कि तुम मुझे छोड़कर क्यों चली गई थी, क्या तुम्हें एक बार भी मेरी याद नहीं आई, तुमने ऐसा क्यों किया। यांशु बताती है कि तुम्हारी दादी ने मुझे तुम्हें छोड़ने के लिए पैसे दिए थे और पैसों के लिए मैंने तुम्हें छोड़ दिया था। जिन्यू कहता है अगर तुम्हें पैसे ही चाहिए थे तो तुम मुझसे मांग लेती, मैं इतनी बड़ी कंपनी का मालिक हूँ। तभी यांशु कहती है तुम्हारी दादी के पैसों से मेरा बर्डन कम हुआ है, अगर मैं उन पैसों को उस टाइम नहीं लेती तो मेरी पढ़ाई कभी भी पूरी नहीं हो पाती, ना ही मेरी कोई जरूरतें पूरी होती, इसलिए मैंने तुम्हें छोड़ने के लिए उस टाइम पैसे लिए थे। ये सब सुन के जिन्यू बिल्कुल आंख बबूला हो जाता है और यांशु को एक जोरदार थप्पड़ मारता है। यांशु ये बोलकर चली जाती है तुमने अपना फ्रस्ट्रेशन निकाल दिया ना, आज के बाद से मुझसे बात मत करना और ना ही मुझसे मिलने की कोशिश करना। देन चैंजी को इसके सेक्रेटरी से पता चलता है ये दोनों 7 साल पहले रिलेशनशिप में थे, लेकिन जुनियान की दादी ने इन्हें अलग करना चाहा। यांशु को पैसे देकर वो कहती थी कि पैसे पकड़ो और मेरे पोते की जिंदगी से दफा हो जाओ। तभी यांशु पैसों को उठाती है और कहती है कि आपके पास जिनियो की सिर्फ इतनी ही कीमत है, ये तो आपका रियल ग्रैंडसन है ना, जब आपके पास इससे ज्यादा पैसे हो तब आप मुझसे बात करने आना। ये बोलकर वहाँ से चली जाती है और जाते जाते अपनी चिंगम फिश टैंक पर लगा देती है। यांशी की ये सब बातें सुनकर जिनियो की ग्रैंडमदर बिल्कुल आंख बबूला हो जाती है और वो बोलती इतनी सी लड़की और ये सब इतना एटीट्यूड। उसके बाद यांशु पढ़ने के लिए अब्रॉड चली गई थी। तब से ही जुनियान उसकी यादों में प्लेबॉय किस्म का लड़का और देवदास बन गया था। ये सारी बातों से चैंजी को समझ आ गया था जिन्यू की लाइफ में यांशु की बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है चैंजी को फिर पता चलता है जिन्यू फिर से बार में जो शराब पी के धुत पड़ा होता है, चैंजी इसे किसी तरह यहाँ से लेके जाता है। देन वो बार बार नशे की हालत में भी यांशु का ही नाम पुकार रहा था। देन तभी चैंजी अपने सेक्रेटरी को यांशु को ढूंढने को बोलता है, पर उसे अपने जीएफ की बर्थडे पार्टी में जाना तभी वो मुंह बना के बोलता है मुझे कहीं जाना है। तभी चैंजी बोलता है नहीं, जो काम दिया है उसको पहले पूरा करो। जैसे ही यांशु घर आती है उसकी बहन उसे सुनाने लगती है कि तुम घर कैसे आ सकती हो, किसी का डिजाइन कॉपी करके तुम्हें शर्म नहीं आई, तुम अपना मुंह कैसे किसी को दिखा सकती हो, और मुंह उठाकर घर चली आई। देन यांशी ये सब सहन नहीं कर पाती और वहाँ से चली जाती है। जहाँ चैंजी का सेक्रेटरी यांशु को ढूंढने लगता है, अचानक से उसे रास्ते में मिल जाती है। तभी वहाँ चैंजी को यहाँ पर आने के लिए बोलता है। देन यांशु इतना सैड होती है कि वो अपने पापा को मिस करते हुए वो उनको याद करती है कि वो काफी ज्यादा ड्रिंक किया करते थे, जिसके कारण उसकी मॉम ने उन्हें छोड़कर किसी और से शादी कर ली थी, और बाद में उसके फादर की डेथ हो गई थी, जिसके कारण वो अपनी मॉम से नफरत करने लगती है और उनसे प्रॉमिस करती है कि मैं उनसे बदला लेके रहूंगी। यांशी इतनी सैड होती है कि वो बार में जाके ड्रिंक करने लगती है। तभी वहाँ चैंजी आ जाता है और उसे एक ऑफर देता है, जो भी हुआ उसको मद्देनजर रखते हुए मैं तुम्हें ऑफर करता हूँ कि तुम मेरी कंपनी में आके जॉब कर सकती हो। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। हम नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे यांशु चैंजी के प्रपोजल को एक्सेप्ट करती है नहीं। सो गाइज नेक्स्ट पार्ट और भी इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो प्लीज गाइज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे हर वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम पर पहुंचे आपके पास और आप कोई भी वीडियो मिस ना करें।